दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 40 देखने को मिलेगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन होगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और करेंट अफेयर्स ये सभी देखने को मिलेगा। आज हम लोग 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसके अलावा यदि आप मैथ, ठीक है, लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर, रीजनिंग, ठीक है, साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर सर्च कीजिए दी कम्पिटिटिव लॉ बीपीएससी टीचर, मैथ क्लासेस, जीके जीएस क्लासेस, लैंग्वेज क्लासेस, रीजनिंग क्लासेस आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि नेवरा घाटी किस राज्य में स्थित है। ठीक है, नेवरा घाटी किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, नेवरा घाटी पश्चिम बंगाल में स्थित है, सी ऑप्शन। देखिए, यह घाटी दार्जिलिंग के जो है कली कलिम्पोंग में स्थित है। नेवरा घाटी को 1986 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। उत्तराखंड की मुख्य घाटियों में से एक है दून घाटी, ठीक है, जौहर घाटी, फूलों की घाटी, धर्मा घाटी, शोर घाटी एवं नेलांग घाटी। फिर है किन्नौर घाटी, जो है पार्वती घाटी, सांगला घाटी, मालना घाटी, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी एवं चंबा। ये हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण घाटियाँ हैं। ठीक, उसके बाद है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। चुम्बी एवं यूथांग घाटी सिक्किम में है। जुकू घाटी नागालैंड में है। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है और कंबम घाटी तमिलनाडु में है। शांत घाटी केरल में है। ठीक है, शांत घाटी केरल में। उसके बाद है मरखा घाटी, नुब्रा घाटी, सुरू घाटी, जास्कर घाटी, ये सभी घाटियाँ लद्दाख की है। और कश्मीर घाटी ये जम्मू कश्मीर संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश की है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फिर है कोलेरू झील कहाँ स्थित है, तो ए ऑप्शन। देखिए, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कोलेरू झील पूर्व तटीय मैदान में कृष्णा एवं गोदावरी नदियों की डेल्टा क्षेत्र में है। कोलेरू झील, चिल्का झील तथा पुलिकट झील में तीनों पूर्व समुद्री तटीय क्षेत्र में स्थित है। चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि नोकरेक निम्न में से किस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, तो बी ऑप्शन, मेघालय पठार। नोकरेक चोटी जो है ये मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है। मेघालय पठार में पश्चिम से पूरब की ओर क्रमशः गारो, खासी, जयंतिया तथा मिकिर पहाड़ियाँ जो है असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रायलसीमा का पठार कहाँ है, तो रायलसीमा का पठार ये आंध्र पठार में है। रायलसीमा का पठार आंध्र पठार का एक भाग है। आंध्र पठार के अंतर्गत रायलसीमा के पठार तथा तेलंगाना के पठार को शामिल किया गया है। कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्रों को रायलसीमा का पठार कहते हैं। कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर के पठारी क्षेत्र को तेलंगाना का पठार कहते हैं। रायलसीमा पठारी क्षेत्र में जो है वेलिकोंडा, पालकोंडा तथा जो है नालम्मलाई पर्वतों का विस्तार है। रायलसीमा का पठार आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो देखिए, तो सी ऑप्शन, नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची। ठीक है, तो पश्चिम घाट की पहाड़ियों में उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी और इलायची पहाड़ी। फिर है डोडा बेट्टा। ठीक है, डोडा बेट्टा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। माकुर्ती नीलगिरी पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड्डी चोटी अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड्डी चोटी सिर्फ अन्नामलाई पर्वत की ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अनाईमुड्डी चोटी की ऊंचाई जो है 2695 मीटर है, अनाईमुड्डी चोटी की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। नेक्स्ट की यदि बात करें 36 नंबर देखिए, कहता दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित में से कौन सा कम जो है वर्षा कहाँ होती है। 36 का सी ऑप्शन, चेन्नई। तो दक्षिण पश्चिम मानसून काल में
कोलकाता, दिल्ली तथा चेन्नई में सबसे कम वर्षा चेन्नई में होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत जून के आरंभ से केरल में होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून हवा तिरुवनंतपुरम से चलते हुए बेंगलुरु से होते हुए निकल जाती है। चेन्नई शहर दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव से दूर रह जाता है। कोरोमंडल तट पर अधिक वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से होती है। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? 37 का होगा बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा? तो देहरादून। तो 37 का देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी ये देहरादून में है, बी ऑप्शन। फिर देखिए, देश में वन एवं पर्यावरण से संबंधी प्रमुख संस्थाएं हैं। पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून उत्तराखंड में है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून उत्तराखंड में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल, ये मध्य प्रदेश में है। जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान, अल्मोड़ा, उत्तराखंड में है। उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम, केरल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, नई दिल्ली में है। और भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान, कोलकाता में है। फिर है कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों से या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच है? कावेरी नदी। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्थित है। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय नदी विवाद निवारण के लिए अधिकरण बनाने का प्रावधान किया गया है। कावेरी जल विवाद अधिक न्यायाधिकरण का गठन केंद्र सरकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4 के अंतर्गत किया गया है। कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र है। पेरियार नदी जल विवाद ये तमिलनाडु एवं केरल में है, पेरियार। और यमुना नदी जल विवाद ये हथिनी कुंड परियोजना को लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली में है। और सतलज यमुना लिंक नहर विवाद पंजाब एवं हरियाणा के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कहता सियाचिन ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस पर्वत भाग में है? तो 39 का ए ऑप्शन, ट्रांस हिमालय। सियाचिन ग्लेशियर ट्रांस हिमालय पर्वत भाग में स्थित है। ठीक है, सियाचिन वोल्टोरो, बियाफो, हिस्पर आदि हिमनद ग्लेशियर यानी ट्रांस हिमालय में स्थित है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय, वृहद हिमालय उत्तर में स्थित है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि पर्वत श्रेणी पर्वत श्रेणी आती है। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 है। K2 काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित चोटी है। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार पश्चिम में पामीर गांव से पूर्व में कैलाश श्रेणी तक है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, और ITSZ यानी ट्रांस हिमालय एवं बृहद हिमालय के बीच का जोन है जो इन्हें पृथक करता है। 40 नंबर। फिर है कि पुर्तगाल का यात्री वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया था? सी ऑप्शन, 3 बार। तो पुर्तगाल का यात्री वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में और 1501 से 1502 ईस्वी तथा 1524 ईस्वी में भारत आया था। तीसरी बार वास्को डी गामा सितंबर 1524 में भारत आया था और दिसंबर 1524 में कोच्चिन में वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। वास्को डी गामा जुलाई 1497 को लिस्बन से रवाना हुआ था। वास्को डी गामा मई 1498 को भारत के मालाबार तट यानी केरल राज्य में कोझिकोड कालीकट के पास कप्पर पहुंचा था। फिर वास्को डी गामा के 1498 में कालीकट पहुंचने पर कालीकट के स्थानीय शासक जमोरीन ने उसका स्वागत किया था। 1524 में वास्को डी गामा को वायसराय की उपाधि के साथ भारत में पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया था। भारत में नियुक्ति कुछ पुर्तगाली गवर्नर को वायसराय की उपाधि में दी गई थी। भारत में नियुक्ति पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, उसे वायसराय की उपाधि प्राप्त
प्राप्त थी। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर एवं वाइसराय वास्को डी गामा अल्मीडा 1505 से 1509 था। वह फिर है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद भारत में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 था। भारत में एक अन्य महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर नूनो दी कुन्हा 1529 से 1538 ईस्वी रहा था। नेक्स्ट, बंगाल में द्वैत शासन की अवधि क्या थी? तो देखिए सी ऑप्शन 1765 से 1772। बंगाल में द्वैत शासन की अवधि 1765 से 1772 ईस्वी थी। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से दीवानी प्राप्त कर लेने के बाद बंगाल में जो शासन व्यवस्था शुरू हुई उसे द्वैत शासन के नाम से जाना जाता है। बंगाल के द्वैत शासन व्यवस्था में प्रशासनिक दायित्व तो बंगाल के नवाब के हाथों में था, लेकिन राजस्व वसूली का दायित्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल को द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। वारेन हेस्टिंग्स शासन का संपूर्ण दायित्व अपने हाथों में लिया था और मोहम्मद राजा खां, राजा सिताब राय और दुर्लभ राय को क्रमशः बंगाल, बिहार और उड़ीसा का उप दीवान बनाया गया था। मिर्जाफर की विधवा जो है मुन्नी बेगम को अल्पवयस्क नवाब जो मुबारिक दौला की संरक्षक जो नियुक्त की गई थी। फिर है निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारत सचिव पद शुरू किया गया? तो ई ऑप्शन देखिए। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा भारत सचिव पद की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1858 से हुई थी। भारत शासन अधिनियम 1858 भारत का शासन जो है कंपनी के हाथ से लिया गया और उसे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया तथा उसके समाप्त अधिकार भारत सचिव को दिया गया। ठीक है, भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य को बनाया गया। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक सभा जो है भारत परिषद होगी। ठीक है, भारत सचिव भारत परिषद का अध्यक्ष होते थे। ठीक है, गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत किया गया था, उसे वायसराय कहा गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले कहा? तो देखिए ए ऑप्शन यदि दें, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की इन जो घटनाओं में अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले का है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव जो है कब लाया गया था? तो 1940 में लाया गया था। ठीक है, उसके बाद यदि देखें फिर है कि क्रिप्स प्रस्ताव जो है 1942 में जो है लाया गया था। बेवेल योजना 1945 में लाया गया था। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में, बेवेल योजना 1945 में। 1939 ईस्वी में प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया था। ठीक है, और कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र से उत्पन्न संवैधानिक संकट को दूर करने तथा युद्ध में भारत का सहयोग पाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो के माध्यम से 8 अगस्त 1940 ईस्वी को जो प्रस्ताव प्रस्तुत कराया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव की सफलता के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने मार्च 1942 में रदर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत जो है नेताओं से वार्ता के लिए भारत भेजा। फिर स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 1943 ईस्वी में लॉर्ड बेवेल वायसराय बनकर भारत आया था। लॉर्ड बेवेल ने भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत किया, जिसे बेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड बेवेल द्वारा भारतीयों की एक सार्वजनिक बैठक जून जुलाई 1945 को शिमला में बुलाई गई। सम्मेलन को शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। 1857 में भारत में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो डी ऑप्शन। तो देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1857 ईस्वी में हुई थी। 1857 में भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास अस्तित्व में आया। भारत में शिक्षा व्यवस्था के लिए 1854 में चार्ल्स वुड की सिफारिशों यानी चार्ल्स वुड डिस्पेस की सिफारिशों में एक यह सिफारिश था कि लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए।
ठीक है। और वुड की सिफारिश के अनुरूप 1857 में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। नेक्स्ट, फिर गदर पार्टी की जो गदर पार्टी से संबंधित सही तथ्य का चयन करिए, डी ऑप्शन। तो देखिए डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल ने क्रांतिकारी संगठन गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में किया था। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना करने में रामचंद्र बरकतुल्लाह, मोहन सिंह भाखना आदि जो मुख्य सहयोगी थे। गदर पार्टी द्वारा गदर नामक का साप्ताहिक पत्रिका कई भाषाओं में प्रकाशित हुआ जो काफ़ी चर्चित रहा था। फिर देखें नेक्स्ट है कि भारत सेवक मंडल का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, बी ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक मंडल की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। भारत सेवक मंडल का स्थापना 1905 ईस्वी में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले ने इस सेवक मंडल का गठन जो राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रचारक तैयार करने के उद्देश्य से किया था। इस सेवक मंडल ने वी श्रीनिवास शास्त्री जी के, देवधर NS जोशी, पंडित हृदय नाथ जो कुंजरू जैसे महान राष्ट्रवादी समाज सेवक देश को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 47 की यदि बात करें तो कहता शिक्षा के क्षेत्र के लिए राधा कृष्णन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, तो 1948 में। तो नवंबर 1948 ईस्वी में विश्वविद्यालय पर रिपोर्ट देने के लिए भारत सरकार ने डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। राधाकृष्ण आयोग ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1949 में सौंपी है। राधाकृष्ण आयोग में 10 सदस्य थे। इस आयोग की अनेक सिफारिशों में से एक महत्वपूर्ण सिफारिश थी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का उद्घाटन 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी द्वारा किया गया। नवंबर 1956 में संसद से एक अधिनियम पारित करके UGC का स्थापना औपचारिक रूप से एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया। नेक्स्ट है कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम से प्रदान किया गया। तो 48 को यदि देखें तो बी ऑप्शन 86वां। तो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार 86वां संविधान संशोधन अधिनियम से प्रदान किया गया है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में के अनुच्छेद 21 जोड़ा गया है। शिक्षा का अधिनियम 2009 में लाया गया। शिक्षा का अधिनियम 2009 में लाया गया। 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया, 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 49 नंबर देखिए, कहता भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है, तो डी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ हो जाएगा कि एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि के समक्ष समता इत्यादि विषय की अवधारणा भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में इन बातों को लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि के समक्ष समता, विधायी प्रक्रिया, विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार और द्विसदनीय संसद। नेक्स्ट 50 नंबर है कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था, तो 1938 में। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था और भारत में नियोजन की आवश्यकता व संभावना का विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। भारत में नियोजन की आवश्यकता के संदर्भ में एक पुस्तक प्लानेड इकोनॉमी फॉर इंडिया सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखी गई थी। यह पुस्तक 1934 में सिफारिश में आई थी। 1944 ईस्वी में भारत के विकास के लिए बॉम्बे के 8 प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई थी। इस योजना को बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है, गांधीवादी योजना। 1944 ईस्वी में श्रीमन नारायण द्वारा लाया गया था जन योजना। 1945 ईस्वी में
M.N. रॉय द्वारा लाया गया था। सर्वोदय योजना 1950 ईस्वी जयप्रकाश नारायण द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट देखिए, कहता 4500 से कम कितनी संख्या है जिन्हें 56 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 39 बचता है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, 56 और 72 का लॉसो लेंगे। यह आ जाएगा कितना, 504। कितना आएगा, 504। अब क्या करेंगे, संख्या निकालेंगे। तो संख्या जो हो जाएगा ये 504 प्लस 39 हो जाएगा। 504 प्लस 39 फिर गुने कॉमा 2 गुने 504 प्लस 39, ठीक है, कॉमा 3 गुने 504 प्लस 39, ठीक है। ऐसे होते होते क्या होगा, 8 गुने 504 प्लस 39, ठीक है। ये हो जाएगा 543, 1047, 1551, होते होते हो जाएगा 4071। 4000 कितना हो जाएगा, तो 71, 4071। तो कहता 4500 से कम 4071। तो यहाँ पे Tn बराबर क्या होता है, Tn बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे Tn यानी Tn कितना है, तो 4071, 4071। तो Tn बराबर होगा a प्लस यानी 543 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 504, ठीक है, इंटू डी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डी जो हो जाएगा, दो पदों का अंतर हो जाएगा 504। तो यहाँ से n का मान निकल जाएगा कितना, n का मान निकल जाएगा 8, ठीक है, 8 निकल जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि एक निश्चित कोड में रस्ट को इस तरह से लिखा जाता है, तो उसी कोड में रेन को कैसे लिखा जाएगा, 52 नंबर। तो रस्ट को लिखा जाता है, देखिए आर को लिखा गया है यू, ठीक है, RSTU 3 ऐड किया गया है, यू को लिखा गया है एक्स, यहाँ भी 3 ऐड किया है, एस को लिखा गया है भी 3 ऐड किया है, ठीक है, टी को लिखा गया W 3 ऐड किया गया है। इसी प्रकार यदि हम रेन में 3 ऐड करते चले तो क्या हो जाएगा, तो रेन में आर में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा यू, ए में 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे ABCD, आई में 3 ऐड करेंगे IJKL, एन में 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हो जाएगा UDLQ, UDLQ, UDLQ। नेक्स्ट 53 देखिए, इतना का XY का मान कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप देखें XY का मान निकालना है तो उपरोक्त समीकरण में यदि यहाँ पे x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई बट्टा 3 x प्लस वाई बराबर इतना और XY बराबर कितना है, XY/8 है, ठीक है, XY/8, x माइनस वाई बाई 6, x प्लस y/10 बराबर XY/16 यदि कर दें, ठीक है, XY/16। तो इसको 8 इंटू 2, एक्स के जगह 8, वाई के जगह 2 लें तो 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। इसका मतलब x का मान 8, वाई का मान 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो कहता है XY, तो x गुने वाई यानी 8 गुने 2 कितना होगा, 16 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, ठीक है। एक तो ये हो गया, या नहीं तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस वाई बराबर इधर के मानेंगे तो 3 के, x प्लस वाई बराबर 5 के, तो 5 के, x प्लस वाई बराबर और x इंटू वाई बराबर क्या होगा, 8 के, ठीक है। यहाँ पे 8 के हो जाएगा, ठीक। यहाँ से इन दोनों समीकरण को सॉल्व कीजिएगा तो ये दोनों कट जाएगा। 2x बराबर कितना, 8 के आएगा, तो x बराबर आएगा 4 के, x बराबर 4 के, x बराबर आ गया 4 के। तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा कितना, 2। तो y का मान x बराबर 4 के आ गया, तो x बराबर 4 के यहाँ रखिएगा। तो k से k 4 दूनी 8, तो k का मान तो यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ से XY निकाल लीजिए, XY, ठीक है, x इंटू वाई, तो यहाँ से निकल जाएगा 8 के यानी 8 दूनी 16। नेक्स्ट फिर है कि एक स्कूल में 20 लड़कियां हैं, इनमें से एक लड़की की और जिसकी आयु जो है 18 वर्ष है एवं अन्य द्वारा जो है स्थानांतरित कर दिया गया, तो लड़कियां की औसत आयु 2 माह कम हो जाती है। तो नई शामिल हुई लड़की की आयु, तो देखिए 20 लड़की हैं, उसमें से एक लड़की की जिसकी आयु 18 वर्ष है किसी अन्य लड़की द्वारा जो है किसी अन्य लड़की द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया है, ठीक है। तो 20 लड़की हैं और तो कहता है उसकी औसत आयु 20 माह जो है कम हो जाती है।
तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए ये हो जाएगा नई लड़की की आयु जो हो जाएगा 18, ठीक है, माइनस चूँकि 2 वर्ष कम हो रहा है तो ये हो जाएगा कितना, तो 20 × 2, ठीक है, 20 × 2 करेंगे, 20 × 2 ये माह में हो जाएगा, ठीक है। तो 20 लड़की हैं जिसकी एक लड़की की आयु 18 वर्ष है, किसी अन्य लड़की द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाए तो लड़की की आयु का औसत 2 माह कम हो जाती है, आयु का औसत 2 माह कम हो जाती है, आयु का औसत। तो यहाँ पे निकल जाएगा आपको 18 माइनस 2 माह, तो टोटल कितना कम हो रहा है, तो 20 × 2 यानी इतना माह, तो 18 माइनस 40 माह, 18 माइनस 40 माह कहे तो 18 माइनस 3 वर्ष 4 माह, 3 वर्ष 4 माह यानी 14 वर्ष 18, 14 वर्ष 8 माह। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 14 वर्ष 8। नेक्स्ट, फिर देखिए नेक्स्ट है कि किसी मिश्रित धातु में 35% चांदी थी, यदि मिश्र धातु की मात्रा 119 ग्राम चांदी थी तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा। तो यहाँ पे यदि देखें तो माना कि मिश्र धातु x ग्राम है, ठीक, तो x ग्राम है मिश्र धातु, तो मिश्र धातु में 35% चांदी है, ठीक, 35% चांदी है। मिश्र धातु, यदि मिश्र धातु की मात्रा में इतना ग्राम चांदी है, चांदी है कितना 119, तो यहाँ से x का निकल जाएगा 340 ग्राम। तो अन्य तत्वों की संख्या कैसे निकलेगा, 340 में से आप 119 कम करेंगे 221 ग्राम, ठीक है, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर है कि उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए 115, देखिए तो 115 को छोड़कर अन्य सभी संख्या 25 से पूर्णतया विभक्त होती हैं, जबकि 115 25 से पूर्णतया विभक्त नहीं होती हैं, ठीक है। 25 का स्क्वायर 625, 25 पंचे 125, लेकिन ये नहीं होगा 25 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 लड़के और 5 लड़कियाँ, देखिए 2 लड़के और 5 लड़कियाँ किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो कहता 2 लड़के, तो कहता 2 लड़के और 7 लड़कियाँ, 7 लड़कियाँ, 2 लड़के 7 लड़कियाँ उसी कार्य को 8 दिनों में। तो यहाँ से देखिए 2 तिया 6, 2 चौका 8, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 बॉयज और 8 सत्ते 56 गर्ल, इधर हो जाएगा 6 बॉयज और 15 गर्ल, ठीक है, 6 बॉयज उधर ले जाएंगे तो 8 में से 6 गया 2 बॉयज, ठीक है, इसको इधर ले लाएंगे, ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा कितना, सॉरी यहाँ पे 4 था, 4 दूनी 8, 7 चौका 28 बॉयज, 28 गर्ल, 28 गर्ल, इसको इधर ले गए, इसको इधर लाएंगे और इधर जो है 3 है तो 5 तिया 15 गर्ल, ठीक है। यहाँ पे जो निकल जाएगा रेशियो तो b बराबर, तो देखिए 9b, ठीक है, 9, यहाँ पे जो है 3 लड़का है, सॉरी यहाँ पे तो 3 लड़का है, तो यहाँ पर होगा 3 तिया 9 बॉयज, तो इसको इधर ले आइए तो 1 बॉयज बराबर हो जाएगा आपको इधर है आपको सॉरी इधर है आपको 7 चौका 28, 28 गर्ल, इधर 15 गर्ल, घटा लीजिए 8 में से 5 गया तो 3, 2 में से 1 यानी 13 गर्ल। तो बॉयज बटा गर्ल इसका निकल गया है रेशियो 13/1, ठीक है, कितना, तो बॉयज बाई गर्ल ये 13/1, ठीक है। अब यहाँ से हमको निकालना है कुल काम, निकाल लीजिए तो 3 लड़के का रहा है तो 3 लड़का का एफिशिएंसी है 13 और 5 गर्ल तो 5 है, लड़की का एफिशिएंसी है 1, ठीक, गुने 6 दिनों में करता है तो 6। अब देखिए तो कहता है कि 8 लड़कियों को उस कार्य को कितने दिनों में, तो 8 और लड़की का एफिशिएंसी है 1, तो ये हो जाएगा 13 या 39 प्लस 5, सॉरी 39 प्लस 5 इंटू 6 यानी 44 इंटू 6, नीचे में 8, देखिए 11 चौक 44, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 11 तिया 33, तो 33 दिन लग जाएंगे, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति इतना है, नाव को एक निश्चित दूरी धारा की दिशा में,
तो धारा की दिशा में जाएगा तो देखिए ये 12 + 8 लग जाएगा। धारा की दिशा में ले जाया जाता है और फिर उसी शुरुआती बिंदु से वापस लाया जाता है। पूरी यात्रा के दौरान नाव की औसत गति क्या है। फिर देखिए धारा के विपरीत आएगा तो 12 - 8 बट्टा में 2 कर दीजिए, ठीक है। बट्टा में जो है कुल दूरी बट्टा या फिर कुल दूरी और कुल समय। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 58 का देखें तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो औसत चाल तो देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल जो हो जाएगा 12 + 8 यानी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल हो जाएगा 12 - 8 यानी कितना 4। तो औसत चाल का रहता 2 × 20 × 4 बट्टा में 20 + 4 यानी होगा 24। 4 × 6 = 24, 2 × 3 = 6, 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है 20/3। नेक्स्ट 59 नंबर देखिए, कहता गमले में लगे हुए पौधे ज़्यादा पानी देने से मर क्यों जाते हैं। तो देखिए क्योंकि जड़ें सांस नहीं ले पाती। गमले में लगे हुए पौधे ज़्यादा पानी देने पर मर जाते हैं क्योंकि उन्हें सांस नहीं ले पाती हैं। जड़ें मुख्य रूप से मृदा में उपस्थित ऑक्सीजन को अवशोषित करती हैं। जड़ें गुरुत्वाकर्षण गुण का जो है गुरुत्वानुकर्तन गुण का प्रदर्शन करता है। जड़ें भूमि से जल का अवशोषण प्रासरण विधि द्वारा करते हैं। जाइलम जटिल पादप अस्थायी उत्तक है। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का संवहन पूरे पादप में होता है। तो क्योंकि जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं, ठीक। फिर है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया उल्टी की क्रिया का नियंत्रण करती हैं। तो बी ऑप्शन पश मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क का पश मस्तिष्क भाग अनैच्छिक क्रिया उल्टी का नियंत्रण करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं बहुत तीव्र होती हैं, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क एवं मेरुदंड को जोड़ने वाला लंबा भाग है। यह जो है हृदय स्पंदन, रुधिर नलिकाएं, श्वासोच्छ्वास, लार स्राव और बहुत सारी प्रतिवर्ती एवं अनैच्छिक गतियों को नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क दृष्टि विशेषण एवं श्रवण से संबंधित है। अग्र मस्तिष्क 4 भाग है, प्रमस्तिष्क और घ्राण पिंड, थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह बुद्धि, विवेक एवं ज्ञान का केंद्र है। नेक्स्ट 61 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसकी जो है परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। सी ऑप्शन आयोडीन। आयोडीन की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, ठीक है। फ्लोरीन का है परमाणु त्रिज्या 42। ऑक्सीजन का है आपको 60 परमाणु त्रिज्या। और क्लोरीन का है 175। आयोडीन का है 198। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, बाएं से दाएं जाने पर। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रम, ठीक है, में यानी पिकोमीटर में मापा जाता है। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। नेक्स्ट फिर है कि रसायन खाली स्थान रसायन नाम कैल्शियम सल्फेट जो डाइहाइड्रेट है। तो 62 का होगा ई ऑप्शन। तो जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O होता है। जिप्सम CaSO4 × 2H2O को 393 केल्विन से अधिक गर्म करने पर यह पूर्णतः निर्जलीकरण होकर कैल्शियम सल्फेट बनाता है, ठीक है। और देखिए जिप्सम का प्रयोग सीमेंट के जमने की दर को कम करने में किया जाता है और यह क्षारीय मृदा की खेती योग्य बनाने में उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का सूत्र जो है NaHCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 × 12H2O, ठीक है। धोवन सोडा का सूत्र है Na2CO3 × 10H2O, ठीक है, धोवन सोडा। नेक्स्ट 63 नंबर है कि अलैंगिक प्रजनन होता है तो कम विकसित जानवरों और पौधों में। अलैंगिक प्रजनन जो है कम विकसित जानवरों और पौधों में होता है। जिस प्रक्रम द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे प्रजनन कहते हैं। मानव एक लिंगी प्राणी है। मानव में अंडे का निषेचन फिलोपियन नलिका तथा भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है
और सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी में अलैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा तथा लिंगी प्रजनन युग्मकों द्वारा होता है। पेरिफेरा संघ के प्राणी में प्रजनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों ही प्रकार का होता है तथा निषेचन आंतरिक होता है। 64 नंबर 64 है कि त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग, सी ऑप्शन, घटेगा। तो त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग घटेगा। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और इस वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 65 होगा। कहता वोल्टेज V वाला कोई स्रोत किसी परिपथ में धारा I को बनाए रखता है तो समय t में स्रोत द्वारा परिपथ को भेजी गई ऊर्जा कितनी होगी? 65 का C होगा, VIT। तो वोल्टेज V वाला कोई स्रोत किसी परिपथ में धारा I को बनाए रखने में समय t में स्रोत द्वारा परिपथ को भेजी गई ऊर्जा VIT हो जाएगा। ठीक है, VIT। ठीक है, क्योंकि W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है Q इंटू V, यानी VIT हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फिर है रिक्त स्थानों में से उपयुक्त वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, वे खाली स्थान समूह से संबंधित हैं। तो देखिए B ऑप्शन, यानी थैलोफाइटा। तो वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे थैलोफाइटा समूह से संबंधित। थैलोफाइटा वर्ग में शैवाल, कवक तथा जीवाणु मुख्य रूप से आते हैं। शैवाल पादप जगत का सबसे सरल जलीय पौधे हैं। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। बर्फ पर उगने वाला शैवाल जो है क्रिप्टोफाइटस है और चट्टानों पर उगने वाला शैवाल लिथोफाइटस है। थैलोफाइटा में संवहनीय उत्तक नहीं पाया जाता है। ट्रेडोफाइटा जो अपुष्पोभिद पादपों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहता कौन सा राज्य जो है महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, झारखंड। तो झारखंड राज्य महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किया है। 11वीं महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का विजेता भारत है। कहता है इस टूर्नामेंट में मेजबान भारत के अलावा 15 देश चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया एवं थाईलैंड की टीम भी शामिल है। 68 नंबर। फिर कहता है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान जो है सी ऑप्शन 126 है। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 126 है। यह रिपोर्ट UNSDR द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में शीर्ष देश फिनलैंड है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का रैंक 161 है। ठीक है, 2023 स्वतंत्रता प्रेस में, और 2022 में कितना था? तो 150 था। ठीक है, तो 2022 में जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150, 2023 में 161। नेक्स्ट 69 है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? 69 का ए, ब्रेंडन फ्रेजर। तो देखिए ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है ब्रेंडन फ्रेजर दी वेल ने जीता है। फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में शानदार अभिनय के लिए मिशेल योह ने 95वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। और भारतीय फिल्म RRR गाने नाटू नाटू ने इतिहास रच दिया है। इस गीत ने यानी 95वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार जीता है। भारत की दी एलिफेंट विस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर जीता है। दी एलिफेंट विस्पर्स के निर्देशक कार्तिकी गोसलावस हैं। अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कार का आयोजन पहली बार 1929 में किया गया। नेक्स्ट है कि भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो सी ऑप्शन, होयसल मंदिर, कर्नाटक। भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल होयसल मंदिर कर्नाटक बना है। शांति निकेतन यानी पश्चिम बंगाल भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है। होयसल मंदिर जो है 42 में होयसल मंदिर 12वीं और 13वीं शताब्दी में बनाए गए थे। ये जो कला एवं साहित्य संरक्षक माने जाने वाले होयसल राजवंश की राजधानी थी। बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व स्थल में शामिल किया गया है।
तो बिहार में के बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर को वर्ष 2002 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो कहता भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो है कौन सा बना है, तो होयसल मंदिर यानी कर्नाटक। तो भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल होयसल मंदिर यानी कर्नाटक बना है। और वहीं 41वीं की यदि बात करें तो शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में है, भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है। ठीक, तो 41वां है शांति निकेतन और 42वां है होयसल मंदिर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा यदि आप लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, और साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।